नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 10। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं न्यूज़ 10 की टॉप हेडलाइंस के साथ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर वर्तमान हालात में सुरक्षा व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। जम्मू कश्मीर में अवंतीपोरा के नादेर और त्राल में आतंकियों से मुठभेड़ जारी, मारा गया एक आतंकी, दूसरे की तलाश जारी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र को पहलगाम हमले के दिए सबूत, टीआरएफ और लश्कर की भागीदारी का खुलासा, पाकिस्तान की संलिप्तता की भी दी गई जानकारी। भारत म्यांमार सीमा पर असम राइफल्स की बड़ी कार्रवाई, चंदेल जिले के न्यू समतल गांव के पास मार गिराए 10 उग्रवादी, बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद। और बिहार में हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का समापन आज, पदक तालिका में महाराष्ट्र का दबदबा, हरियाणा दूसरे नंबर पर। और अब खबरें विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए आज जम्मू कश्मीर जाएंगे। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री फ्रंटलाइन सैनिकों के मनोबल बढ़ाने के लिए राज्य में जाएंगे और वहां पहुंचकर संवेदनशील क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री की उन सैनिकों से भी बातचीत हो सकती है जिन्होंने नियंत्रण रेखा पर सफल घुसपैठ विरोधी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब से कुछ देर बाद जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। जम्मू कश्मीर पहुंच के रक्षा स्थिति का जायजा लेंगे, समीक्षा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और उसके बाद पहली बार दौरा कर रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सैनिकों से बातचीत करेंगे, सैनिकों के शौर्य को सलाम करेंगे, साथ ही उनके साहस और पराक्रम को भी सलाम करेंगे। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। इलाके में 2 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर के बाद भारतीय सैन्य बलों ने ये कार्रवाई की। इससे पहले संदिग्ध गतिविधि के बारे में विशेष इनपुट मिलने के बाद कड़ी घेराबंदी की गई थी। तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों पर भारी गोलीबारी हुई, जिसके बाद गोलीबारी शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने स्थान की घेराबंदी कर दी है। भारी गोलाबारी और तलाशी अभियान जारी है। यह एनकाउंटर त्राल के नादेर गांव में चल रहा है। पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर तैनात हैं। पुलवामा में 48 घंटे में ये दूसरा एनकाउंटर है। इससे पहले मंगलवार को शोपियान में लश्कर के 3 आतंकियों को ढेर किया गया था। तो आपको बता दें कि त्राल में इस समय मुठभेड़ जारी है भारतीय सेना और आतंकवादियों के बीच, और आतंक पर लगाम लगाने की पूरी कोशिशें जारी हैं। विशेष इनपुट मिलने के बाद ये कड़ी घेराबंदी की गई है। एक आतंकवादी को मार गिराया है। अभी भी कई आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। ये अवंतीपुरा के नादेर त्राल इलाके में इस समय मुठभेड़ जारी है। इस समय श्रीनगर से हमारे संवाददाता अश्वनी मिश्र जुड़ गए हैं। अश्वनी, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को सबसे पहले अंजाम दिया जा रहा है। आतंक पे लगाम लगाने के लिए भारतीय सेना पूरी मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक आतंकवादी की मारे जाने की खबर है। कितने आतंकवादियों के अभी भी छिपे होने की आशंका जताई जा रही है? जी भावना, अगर देखें तो आज सुबह ही अल सुबह ये त्राल जो है काफ़ी जो आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र है। त्राल से जब क्रेडिबल इनपुट्स हमारी एजेंसियों द्वारा प्राप्त हुए तो सुरक्षा एजेंसियों द्वारा, जिसमें सेना, स्पेशल एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान हैं, उन्होंने त्राल के नादेर गांव का वहां पर शिकंजा कसा, वहां पर कार्डन किया। कार्डन करने के बाद जब घेराबंदी बढ़ने लगी तो आतंकवादियों द्वारा फायरिंग की गई और उसके बाद जो है मुठभेड़ चालू हुआ। मुठभेड़ में 2 से 3 आतंकवादियों के होने की खबर है। एक आतंकवादी ढेर कर दिया गया है जिसकी शिनाख्त होनी बाकी है, लेकिन स्पष्ट तरीके से कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल जो तीनों आतंकवादी हैं इनकी संख्या 2 से 3 हो सकती है। यह स्थानीय आतंकवादी हैं जो कि त्राल और आसपास के इलाकों में सक्रिय थे। तो आप देखिए लगातार जो है, इसके पहले शोपियान में भी 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया था, जिसमें कि बहुत बड़ी कामयाबी मिली थी। जो लश्कर का एरिया कमांडर जैसी यहाँ पर उसको माना जाता था, बहुत सारे मामलों में वो वांछित था। बड़े भारी मात्रा में AK-47 और हथियारों का जखीरा भी उनके साथ बरामद हुआ था।
तो काउंटर टेरर एक्टिविटी लगातार जारी है, आतंकवादी निरोधी गतिविधियां लगातार जारी है और त्राल में अभी मुठभेड़ जारी है। त्राल में 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की बात थी। एक आतंकवादी ढेर कर दिया गया है जिसकी शिनाख्त होना अभी बाकी है, लेकिन लगातार ये हमारे सुरक्षा बलों की कामयाबी है कि किस तरीके से आतंकवाद को वो करारा प्रहार कर रहे हैं। घाटी का कोई भी क्षेत्र, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे शोपियान हो, चाहे वो त्राल हो, अनंतनाग हो, बिजबेड़ा हो, बांडीपुरा हो, कुपवाड़ा हो, जहाँ जहाँ भी आतंकवादियों की उपस्थिति है और सक्रियता है, वहाँ पर सुरक्षा बल एक विशेष अभियान चलाकर इन आतंकवादियों को ढेर कर रहे हैं। 14 आतंकवादियों की शिनाख्त भी की जा चुकी है, उसमें से 2-3 आतंकवादियों को ढेर भी किया जा चुका है। इससे पहले जिसको शाहिद कुट्टे जो कि आतंकवादी था शोपियान का, वो भी उन 14 आतंकवादियों में शामिल था जिनके नाम जो है पब्लिक डोमेन में लाए गए थे। तो घाटी के अलग अलग इलाकों में जो भी सक्रिय आतंकवादी है वो अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। सुरक्षा बल इस बात के लिए प्रतिबद्ध है और वही हम लगातार देख रहे हैं कि वही शोपियान में हुआ जहां पर आतंकवादी 3 ढेर किए गए। आज त्राल में भी लगातार मुठभेड़ जारी है और वहां पर भी आतंकवादी अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। भावना बिल्कुल, इससे पहले जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया अश्वनी, तो ये उद्देश्य था कि सीमा पार पर जो आतंकवाद है, जिन्होंने हमारे पर्यटकों पर, हमारे भारतीयों पर जो नृशंस हत्या की है, उसका कहीं ना कहीं बदला लेना है, वो लिया गया। अब भारतीय सेना मुस्तैदी से काम कर रही है कि जो घर पर दुश्मन है उसका भी खात्मा किया जाए। निश्चित तौर पर, और ये लगातार देखें तो पिछले 3-4 दिनों की अगर एक्टिविटीज़ देखें तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ ने ऐसे लोगों की भी शिनाख्त की है। 20 से ज़्यादा 4 जिलों में, दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों में 20 से ज़्यादा ठिकानों पर उन्होंने छापेमारी की थी, जहां से डिजिटल डिवाइस और अन्य ऐसी सामग्रियां मिली थी जो कि जिहाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां थी। कई लोगों को उसमें डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है, उनसे जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो पूरा का पूरा अगर देखें तो एक समग्र पूरा कॉम्प्रिहेंसिव इस समय एंटी टेरर एक्टिविटी यहाँ पर चल रही है, जिसके तहत आतंकवादी जो सक्रिय हैं उनको ढेर किया जा रहा है, जो स्लीपर सेल हैं उनकी पहचान की जा चुकी है, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनकी पहचान की जा चुकी है। उनको पूरी तरीके से न्याय के शिकंजे में लाने के लिए, चाहे वो स्लीपर सेल हो, चाहे वो ओवरग्राउंड वर्कर्स हो, उस पर काम किया जा रहा है और आतंकवादी जो सक्रिय हैं उनको ढेर किया जा रहा है। किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं है और निश्चित तौर से ये मान के चले कि जो ऐलान हुआ है कि आतंकवाद की कमर तोड़ दी जाएगी, आतंकवाद की कमर सीमा पार टूटी है ऑपरेशन सिंदूर से, और आंतरिक तौर पर जो भी आतंकवादी सक्रिय है घाटी के जिस इलाके में सक्रिय हैं उनको चुन चुन कर उनकी शिनाख्त करके उनको अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल, भारत का आतंकवाद के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब जारी है, लगातार जारी है और ये देखने को आज भी मिल रहा है जब त्राल में आतंकवादियों और सेना के बीच मुठभेड़ जारी, जिसमें एक आतंकवादी के मारे जाने की खबर आ चुकी है, 2 आतंकवादी अभी भी छिपे होने की खबर है। अश्विनी, इसके साथ साथ आपसे पूछना चाहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहली बार दौरा कर रहे हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण इस दौरे को माना जा रहा है क्योंकि सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे, जायजा लेंगे, साथ ही साथ हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग भी होने वाली है। कब पहुंच रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू निश्चित तौर से? जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज जम्मू कश्मीर का दौरा है, जिसमें वो विभिन्न डायमेंशंस पर सुरक्षा स्थितियों की समीक्षा तो करेंगे ही, अधिकारियों से बातचीत करेंगे, सैनिकों से मुलाकात करेंगे और पूरी की पूरी जो घाटी की समग्र स्थिति ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसका वो कहीं ना कहीं असेसमेंट करेंगे और आवश्यक दिशा निर्देश देंगे आतंकवाद के खिलाफ चल रही इस निर्णय कार्रवाई में। और राजनाथ सिंह का यहाँ पर आने का कार्यक्रम है और राजनाथ सिंह अलग अलग हिस्सों में जाएंगे, वो जवानों से भी मिल सकते हैं, उच्च अधिकारियों के साथ वर्तमान स्थिति की वो समीक्षा करेंगे और आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। इस बारे में अभी मंत्रालय द्वारा विशेष जानकारी जब उपलब्ध कराई जाएगी उसको पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा। अश्विनी, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और हालिया पहलगाम आतंकी हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत की कूटनीतिक गतिविधियां और तेज हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार भारत सरकार की एक तकनीकी टीम ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 सेक्शन कमेटी की मॉनिटरिंग टीम और कई साझेदार देशों के साथ अहम बैठकें की हैं। टीम ने बैठक में आतंकवादी संगठनों द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF और लश्कर तैयबा की पहलगाम आतंकी हमले में संलिप्तता से जुड़े सबूत सौंपे हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान की संभावित संलग्नता से जुड़ी जानकारी भी साझा की गई है। इस टीम
ने संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद निरोधक कार्यालय के अधिकारियों से मुलाकात की है। UNOCT और CTED के प्रमुखों ने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले पर भारत के प्रति संवेदना व्यक्त की। बैठकों के दौरान भारत और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के बीच चल रहे सहयोग पर भी चर्चा हुई, खासकर सुरक्षा परिषद के आतंकवाद निरोधक प्रस्तावों और संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवादी विरोधी रणनीति के क्रियान्वयन के सिलसिले में बातचीत हुई। इसके अलावा भारत द्वारा 2023 में आयोजित दिल्ली घोषणा पत्र के अंतर्गत चल रही पहलों पर भी चर्चा हुई। भारत पाकिस्तान संघर्ष पर अमेरिका के पूर्व अधिकारी का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान इतना डर गया था कि वो दुम दबाकर सीजफायर की भीख मांगने दौड़ा। अमेरिका के पूर्व अधिकारी और अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो माइकल रूबिन ने कहा है कि भारत ने ये जंग कूटनीतिक और सैन्य दोनों स्तरों पर जीत ली है। रूबिन ने आगे कहा कि दुनिया देख रही है कि जिस तरह पाकिस्तान आतंकवाद को शह दे रहा है। पूर्व पेंटागन अधिकारी ने पाकिस्तानी सेना पर भी गंभीर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अधिकारी जब आतंकियों के जनाजे में शामिल होते हैं तो ये साफ है कि आतंकवादी और ISI या सेना में कोई फर्क ही नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत ने कूटनीति से पूरी बातचीत की दिशा बदल दी है और पाकिस्तान अब हैरान है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने पाकिस्तानी DGI SPR के दावों की पोल खोल दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत ने पाकिस्तान को कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाया, जबकि पाकिस्तान अपने किसी भी हमले में ऐसा करने में नाकाम रहा। द न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि इन हमलों को अगर सैटेलाइट तस्वीरों से देखते हैं तो भारत ने सटीक और स्पष्ट हमला पाकिस्तान के एयरबेस पर किया। इस मामले में भारत को पाकिस्तान पर स्पष्ट बढ़त दिख रही है, जबकि सैटेलाइट तस्वीरों में पाकिस्तान द्वारा किए गए नुकसान के कोई साफ सबूत नहीं मिले हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व के सामने न्यू एज वॉरफेयर में भारत की श्रेष्ठता को साबित कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान को परमाणु ब्लैकमेलिंग पर दो टूक जवाब देने के साथ जिस तरह 4 दिन में अपनी सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया, उसने भारत के मजबूत नेतृत्व और स्पष्ट नीति को जाहिर किया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने रेगिस्तान और पहाड़ों में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया और न्यू एज वॉरफेयर में अपनी श्रेष्ठता भी साबित की। इस ऑपरेशन के दौरान मेड इन इंडिया हथियारों की विश्वसनीयता भी साबित हुई है, यानी कि जो हथियार हमारे भारत में बने हैं उस पर लोगों का ट्रस्ट बढ़ा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत ने न केवल पाकिस्तान में गहराई तक घुसपैठ की, बल्कि नए युग के अत्याधुनिक वायु रक्षा तंत्र का उपयोग करके पाकिस्तान की वायु शक्ति को प्रभावी ढंग से बेअसर भी कर दिया। अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली के रूप में अपनी रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने अंतरिक्ष शक्ति, इलेक्ट्रॉनिक्स और AI का उपयोग करके कंप्यूटिंग विशेषज्ञता को सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया। भारत के पास स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम, हार्ड और सॉफ्ट किल तकनीकों के माध्यम से दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलों को रोकने की वायु रक्षा क्षमता और दुश्मन के इलाके में रणनीतिक स्थानों पर गहरी और सटीक पैड बनाने की क्षमता है, जिसकी वजह से दुनिया भर में भारत का लोहा माना जा रहा है। आकाश में दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलों की रडार तस्वीर का पता लगाने से लेकर जमीन, समुद्र और हवा से उसे मार गिराने के लिए रणनीतिक स्थिति लेने तक का प्रदर्शन AI क्लाउड आधारित अत्याधुनिक एकीकृत वायु कमान और नियंत्रण प्रणालियों का उपयोग करके किया गया। भारत ने पहले 3 दिनों में पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया, जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने भी नहीं की थी। यह सटीक रणनीतिक स्थिति का ही नतीजा था, जो AI क्लाउड आधारित अत्याधुनिक एकीकृत वायु कमान और नियंत्रण प्रणालियों का उपयोग किया गया। यानी ये न्यू एज वॉरफेयर में भारत की श्रेष्ठता को साफ तौर पर दर्शाता है। भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया, ये मेड इन हथियार ही थे जिसकी वजह से ये सब हो पाया। भारत के हाथों करारी शिकस्त झेल रहा पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। इस मोर्चे पर भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और हर जगह उसकी छीछालेदर हुई। भारत ने हमले के सबूत दिखाकर पाकिस्तान की पूरी पोल खोल डाली,
जहां पाकिस्तान ने एक तरफ झूठा प्रोपेगेंडा चलाया, वहीं भारत ने उसके सारे झूठे प्रोपेगेंडा की पोल भी खोली। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी सैटेलाइट तस्वीरों का हवाला दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट संदेश यही है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में भारत प्रतिबद्ध है और भारत शांति का पक्षधर है, और ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व के सामने न्यू एज वॉरफेयर में भारत की श्रेष्ठता को साबित कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। भारत म्यांमार सीमा पर असम राइफल्स के जवानों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 उग्रवादियों को मार गिराया है। इस बारे में भारतीय सेना की पूर्वी कमांड ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा है कि म्यांमार सीमा पर चंदेल जिले के खेंगजॉय तहसील के न्यू समतल गांव के पास सशस्त्र कैडरों की आवाजाही की विशेष खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। इसके तहत भारत स्पीयर कोर के तहत असम राइफल्स यूनिट ने कल एक ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान सैनिकों पर उग्रवादियों की ओर से फायरिंग की गई और इसके बाद असम राइफल्स की ओर से हुई जवाबी कार्रवाई में 10 उग्रवादियों को ढेर कर दिया गया। मुठभेड़ स्थल से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। यह ऑपरेशन देर रात तक चलता रहा। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का लाल आतंक अब अपने खात्मे की ओर है। राज्य के नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र बस्तर में सुरक्षा बल के जवानों को मिशन 2026 के तहत बड़ी कामयाबी मिली है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर के केरेगुट्टा की पहाड़ियों पर 21 दिन तक चले ऑपरेशन में फोर्स ने 31 नक्सलियों को मार गिराया और उनके गढ़ को तबाह कर दिया। इस ऑपरेशन में कई बड़े नक्सली मारे गए हैं, जिन पर करोड़ों रुपए का इनाम था। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए लिखा कि सुरक्षा बलों की यह सफलता बताती है कि नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने की दिशा में हमारा अभियान सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथ ही यह भी बताया गया कि नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में शांति की स्थापना के साथ उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ एट 10। मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हिंदू वचन नहीं तूने माना, मैं तेरा मूल्य न पहचाना। बोले मैं भी अब चाहता हूँ, अंत तुम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब ऋण होगा, जीवन जय की मरण होगा। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। बोले मैं भी अब चाहता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ये वाला दिखाना गया तेरा प्राइस मनी। कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लेती, आते समय कर लिया मोबाइल से। कहाँ? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। हाँ, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है ना। रिटेल डायरेक्ट स्कीम द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी मैच्योरिटी पे गारंटीड रिटर्न्स, नो ब्रोकरेज, नो हिडन फीस। मान गए? आपको नहीं, ऐप को। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 और अब खबरें तिरंगा यात्रा से जुड़ी हुई।
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में आम नागरिक भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में सड़कों पर तिरंगा लेकर निकले। इस यात्रा में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं, पूर्व सैनिकों ने भी हिस्सा लिया। लोगों ने कहा कि उन्हें भारतीय सशस्त्र बलों पर गर्व है। साहस का परिचय दिया इस देश ने, यहाँ के सैनिकों ने। आज पूरा देश तिरंगा निकालकर उन शहीदों, उन अपने देश के सैनिकों को, वीर सैनिकों को नमन करने का था। जो लोग हमारे यहाँ आतंकवाद फैलाएं, वो पक्का है उनका जो है नाबूद किया जाए। जीवन को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए दूसरे देशों से कभी कोई व्यवस्था बने, गड़बड़ हो, तो हमारे देश का एक एक बच्चा, एक एक नागरिक, उनको सदा के लिए खत्म करने की कोशिश करेंगे। चेन्नई में भी भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में भाजपा नेताओं के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आगे बढ़ते हैं। होंडुरास गणराज्य के विदेश सचिव एडुआर्डो एनरिक रेना गार्सिया भारत दौरे पर है। यात्रा के दौरान विदेश सचिव नई दिल्ली में होंडुरास के नए दूतावास का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान एनरिक रेना गार्सिया की भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात भी होने वाली है। इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा होगी। विदेश सचिव का ये दौरा 18 मई तक का है, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग का प्रतीक माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट आज वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई सीजेआई संजीव खन्ना के सेवानिवृत्त होने के बाद प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीही करेंगे। इससे पहले 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का आश्वासन दर्ज किया था कि वह 5 मई तक वक्फ बाय यूजर इस सहित वक्फ संपत्तियों को गैर अधिसूचित नहीं करेगी और केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में नियुक्तियां नहीं करेगी। यह आश्वासन तब दिया गया जब सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि कानून संसद की ओर से उचित विचार विमर्श के बाद पारित किया गया था और सरकार का पक्ष सुने बिना इस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने का आग्रह किया और इसके कुछ प्रावधानों के बारे में अफवाह फैलाने जाने की ओर इशारा किया। केंद्र ने दावा किया कि 2013 से वक्फ संपत्तियों में 116% की चौंकाने वाली वृद्धि दर्ज हुई है। राजधानी लखनऊ के किसान पथ पर चलती बस में भीषण आग लग गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। चंद मिनटों में ही आग ने पूरी बस को अपने चपेट में ले लिया। हादसे के वक्त ज्यादातर यात्री सो रहे थे। आग लगने के बाद ड्राइवर और कंडक्टर कूद के भाग गए। 1 किलोमीटर तक आग लगी बस दौड़ती रही। बस बिहार से दिल्ली जा रही थी। बस में बैठे यात्रियों को पुलिस और आम लोगों की मदद से कांच को तोड़कर बाहर निकाला गया। दमकल की गाड़ियों ने करीब आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया। जब दमकल कर्मी बस के अंदर गए तो वहां 5 लोगों के शव मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ बस आग हादसे का संज्ञान लिया और मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दे दिए हैं। जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों के तत्काल और समुचित उपचार का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। अब बात कान फिल्म महोत्सव की। कान फिल्म महोत्सव में भारत पेविलियन का शुभारंभ हो चुका है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारत पेविलियन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विख्यात फिल्मकार पद्म भूषण शेखर कपूर, प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक अनुपम खेर समेत कई गणमान्य अतिथियों ने हिस्सा लिया। भारत पेविलियन सरकार की भारत को वैश्विक कंटेंट हब और फिल्मांकन गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करने की प्रतिबद्धता प्रस्तुत कर रहा है। प्रसिद्ध अभिनेता अनुपम खेर इस वक्त कान फिल्म महोत्सव में बतौर निर्देशक शिरकत कर रहे हैं। अनुपम खेर ने कान में भारत की मौजूदगी और हाल ही में संपन्न हुए वेव समिट को ऐतिहासिक बताया।
कान फिल्म में तन्वी द ग्रेट के प्रीमियर के लिए आए वरिष्ठ फिल्म अभिनेता और निर्देशक अनुपम खेर से डीडी न्यूज संवाददाता जया सिन्हा ने खास बातचीत की है। भारतीय फिल्में आज वैश्विक मंच पर धमाल मचा रही हैं और कान फिल्म महोत्सव भी इससे अछूता नहीं है। मेरे साथ हैं अनुपम खेर जो इस वक्त मौजूद हैं भारत पेविलियन में। भारत पेविलियन का बहुत ही शानदार उद्घाटन हुआ। किस तरह से देखते हैं आप भारतीय सिनेमा की मौजूदगी कान फिल्म महोत्सव में? अगर बिल्कुल फिल्मी भाषा में बोला जाए तो हम छाए हुए हैं हर जगह। मुझे इतना अच्छा लगा यहाँ पर इतने सारे हिंदुस्तानी फिल्म मेकर्स को देखकर, यंग, ओल्ड, मिडिल एज्ड, बट सबके आंखों में एक ही बात था कि भारत का नाम रोशन करना। एक निर्देशक के रूप में भी आप इस वक्त काफी गियर्ड अप हैं। अपनी फिल्म के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? यहाँ पर कान में वो अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही है। तो मेरी फिल्म का नाम है तन्वी द ग्रेट। ये फिल्म मैंने 22 साल बाद डायरेक्शन दी है इसकी, बिकॉज 22 साल पहले जब मैंने फिल्म बनाई थी ओम जय जगदीश, तो वो कहानी मेरी नहीं थी। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ऐसी कहानी बनाना चाहूँगा जो मेरे दिल से निकलेगी और लोगों के दिल तक पहुँचेगी। तो मुझे कहानी मिली तन्वी द ग्रेट, जो हम 17 तारीख को यहाँ पर कैन्स में जिसका वर्ल्ड प्रीमियर कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़े हर आयाम को यहाँ पे एक बूस्ट मिल रहा है और सरकार का समर्थन भी मिल रहा है। किस तरह से देखते हैं भविष्य को? मुझे लगता है वेव जो था वो एक ऐतिहासिक कदम था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने आप से उठाया था और फिर उसको आईएनबी मिनिस्ट्री ने, अश्विनी वैष्णव जी ने और बाकी सारे जितने जाजू जी, संजय जाजू जी, पृथुल जी थे, 4 दिन का जो ये महाकुंभ था, महोत्सव फिल्म का, एंटरटेनमेंट का, मीडिया का, बहुत ही ऐतिहासिक था और बहुत ही बड़े पैमाने पर किया गया था और बहुत कम समय में उसको हमने वो किया था, इकट्ठा किया था। मैंने हर वर्ल्ड के बड़ी से बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के सीईओज आए हुए थे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, और उनकी प्रेजेंस थी खुद वहाँ पर। यूथ, जो इंडिया का यूथ है, वो अपने क्रिएट इन इंडिया है उसका थीम जो था, वो मेरे ख्याल से बहुत ही उन्होंने, उनके लिए सपने हैं, उनके लिए एस्पिरेशंस हैं और ये एक बेशक थोड़ा वक्त लगेगा, बट दिस विल बी लाइक Davos, जो is about world of economy, this will be about world of entertainment. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। यकीनन भारतीय फिल्में इस वक्त वैश्विक मंच पर धमाल मचा रही हैं और कान भी इसकी एक जीती जागती तस्वीर पेश करता है। कैमरा पर्सन सुमित के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज, कान। इसी के साथ न्यूज 10 में फिलहाल इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे खबरों का सरपंच न्यूज पंच। मेरी सहयोगी आंचल गुलाटी गुंबर के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।